हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ लास्ट लेक्चर में जो भी हम पढ़ रहे थे उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ताकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें थोड़ा आसानी हो। ठीक है, क्योंकि हमने पहले रिवाइज करा रहेगा। तो चलो, सबसे पहले हमने चेंज के बारे में बात कर ली थी कि चेंजेस क्या होते हैं। तो हमने अपने आसपास कई बार कई जगह पर कई सारे बदलाव देखे होंगे, कई सारे परिवर्तन होते हुए देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अपने आसपास देखा हो, कभी दूध जो है वो फट जाता है, तो दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, है ना, कागज का कटना, सेब को काटना, सेब को काटते हैं हम। ठीक है, सब्जियों का पकना, खाना पकना, चावल पकना, चावलों को धोना। तो काफी सारी चीजें हमने अपने आसपास होते देखी हैं, जिनमें हमें छोटे छोटे चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आगे इन चेंजेस को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, दो भागों में इन्हें वर्गीकृत करते हैं। एक होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस और एक होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है। जैसे हमने बात की कि सेब का कटना, बर्फ का पिघलना, तो दोनों एक परिवर्तन तो है ना। सेब पहले पूरा था, अब कट गया आधा आधा हिस्सों में, चेंज हुआ है यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करें बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पहले क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी। अब पिघल करके मेल्ट होकर के ये लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि इसकी अवस्था में चेंज हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ शेप में चेंज हुआ है, एप्पल को काट करके शेप में सिर्फ चेंज हुआ है। तो ऐसे चेंजेस जहां पर स्टेट में, आकार में, साइज में, ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीजों में अगर चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें कहा जाता है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रिवर्सिबल होंगे। जैसे बर्फ का पिघलना एक रिवर्सिबल चेंज भी है। देखो, फिजिकल चेंज तो है, लेकिन कैसा है, रिवर्सिबल भी है, क्योंकि बर्फ को पिघला करके पानी बनता है और पानी को वापस जमा करके हम बर्फ बना सकते हैं। लेकिन सेब को जब हमने दो टुकड़ों में काट दिया है, तो उसे वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। वापस सेब को जो कटे हुए टुकड़े हैं उन्हें जुड़ा करके पहले जैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो भौतिक परिवर्तन है, ये रिवर्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ज्यादातर रिवर्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया है कि कौन से हमारे भौतिक परिवर्तन है। वहीं अगर हम रासायनिक परिवर्तनों की बात करें, यानी कि जो होते हैं हमारे केमिकल चेंज, तो जैसे कि लकड़ी का जलना, भोजन का पाचन होना। ठीक है, तो ये सभी क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बनता है एक नया पदार्थ, जबकि यहाँ पर तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। यहाँ पर क्या बनता है, नया पदार्थ। जैसे लकड़ियां जल जाती हैं तो राख बन जाती है, नया पदार्थ बन गया। खाना जो है पहले कच्चा होता है, फिर पकने के बाद अलग हो जाता है, पाचन के बाद और अलग हो जाता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। दूसरी चीज है जो केमिकल चेंजेस है बच्चों, यहाँ पर नया पदार्थ तो बनेगा, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अपरिवर्तनीय होते हैं। इन्हें हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, या हम कहें उल्टा नहीं सकते। जैसे लकड़ी को जला करके राख बना सकते हैं, लेकिन राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। भोजन को, भोजन का पाचन कर सकते हैं, लेकिन वापस जो पचा हुआ भोजन है, जिसका पाचन हो चुका है, उससे वापस पहले जैसी कंडीशन में नहीं कर सकते। या देखो, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो इस तरह के चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस है। फिर हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की थी। देखो, एग्जाम्पल तो हमने काफी सारे देखे थे। फिर हमने गुणों की बात की थी कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण है, काफी सारे गुण हमने डिस्कस किए थे। फिर बात की थी हमने जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, वो क्या होता है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो इसके गुण भी काफी सारे थे, है ना। तो काफी सारे गुणों को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो अब आगे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान रहे थे। तो पहली तो जंग लगना जो प्रोसेस है, वो हमने थोड़ा देख लिया था, एक जनरल आइडिया ले लिया था कि जंग जो लगता है, जो प्रोसेस है, वो कैसे कैसे होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा कई सारे जो
मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, जो लोहे के बने हुए जो भी हमारे चीज़ें होती हैं, जो भी लोहे से बनती हैं, उनमें आपने देखा होगा अगर उनको प्रॉपर केयर न की जाए तो इस तरीके की रेडिश ब्राउन कोटिंग उनके ऊपर आ जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है धीरे धीरे। कई सारी केमिकल रिएक्शंस में पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो होता क्या है, देखो मैग्नीशियम रिबन है, ये जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीशियम को जला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एक नया ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। वहीं ये जो नया पदार्थ बना हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक और नया पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर नए पदार्थ बन रहे हैं, यानी कि ये कैसे चेंज है, ये है केमिकल चेंज, ठीक है। अब कैसे ये प्रोसेस की जाती है, कई हमने बहुत इसको देख लिया था अच्छे से। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेसिक नेचर का होता है, तो लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होगा, ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है, यही प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। तो चलो ये वाला तो हमने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कॉपर सल्फेट, ये है हमारा कॉपर रिएक्शन भी आप देख लो। हमने कहा था कॉपर सल्फेट CuSO4, इसकी रिएक्शन कराते हैं Fe के साथ। अब अगर हम देखें Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह पर आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, उस पर हम लोहे की कोई कील डाल देंगे, है लोहे का कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं बना करके, लोहे की कील ही हमने डाल दी। तो अब हम क्या देखते हैं, लोहे की कील पर क्या हो जाता है, वो जो कॉपर है ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और आयरन क्या कर लेता है, जो सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट था वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर अलग से डिपॉजिट हमें मिलता है, और वो जो ब्लू सॉल्यूशन था अब वो ग्रीन हो जाता है। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था, इसमें हमने ये क्या डाली, नेल डाली, नेल, नेल यानी कि कील, आयरन नेल डाली, ठीक है। आयरन नेल डालते ही कुछ समय के लिए हमने छोड़ा, तो फिर इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, फिर इसका कलर कैसे हो गया, ये हो गया ग्रीन कलर का, तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, और हमें मिलता है कॉपर डिपॉजिट, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। चलो तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, कि कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सिरका और बेकिंग सोडा। सिरका होता है हमारा एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको हम बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें बबल्स देखने को मिलते हैं, बुलबुले देखने को मिलते हैं। अब ये बुलबुले कौन सी गैस के होते हैं, ये बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। लेकिन हमें कैसे पता कि ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही हैं, इसका हम करते हैं कंफर्मेशन टेस्ट, पुष्टि करते हैं इसकी। तो पुष्टि कैसे की जाती है, तो देखो इस तरह से सेटअप लगाया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरह का सेटअप लगाया जाता है। विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो यहाँ से बनेंगे बबल्स, यहाँ पर बनते हैं बबल्स। अब ये बबल्स इस पाइप के थ्रू जाते हैं यहाँ पर, जहां पर है हमारा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हमारा लाइम वाटर है यहाँ पर। अब इस लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलती है तो ये क्या बनाती है, ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होता है, मिल्की कर देता है लाइम वाटर को, क्या कर देता है, इस लाइम वाटर को मिल्की। तो जब
इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लाइम वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। जिससे कि हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो ये लाइम वाटर को दूधिया यानी कि मिल्की बना देता है, जिससे कि हमारा जो टेस्ट है वो कंफर्म हो जाता है कि जो गैस है जिसके ये बबल्स बने हैं वो गैस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंफर्मेशन, ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यही हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक है, चलो, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। तो चलो, तो क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या होता है जब आप सिरका यानी कि एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक बेस है, ठीक है, एसिड, और हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एसिड प्लस बेस। तो ये क्या है, एक एसिड बेस रिएक्शन है। और एसिड बेस रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस बेस क्या है हमारा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो एसिड और बेस मिल रहे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती, तो कौन सी गैस यहाँ पर फॉर्म होती है, साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन, देखो ये होता है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, अभी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। तो चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक सुरक्षा कवच के बारे में। ठीक है, सुरक्षा कवच यानी कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग लेयर क्या है, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत, जिसे OZONE ओजोन कहा जाता है, ठीक है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा अर्थ। अर्थ के बाहर हम जानते हैं ये क्या है, अर्थ एक लेयर से घिरी हुई होती है, ये यानी कि अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या है, एक लेयर से, एक परत से घिरी हुई होती है, उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी अलग अलग लेयर्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये कुछ मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ और इसके बाहर से ये जो लेयर है इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर में डिवाइडेड होता है। एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स हैं जिनमें हमारा अर्थ जो है एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइडेड होता है। अब इसी एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है बच्चों O3। अब आपने ऑक्सीजन देखा होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ओजोन का होता है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन। ठीक, O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब ये जो ओजोन लेयर है ये करती क्या है, का काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर के बारे में। ये जो ओजोन लेयर है बच्चों ये है हमारा सन। अब सन से काफी सारी रेज जो है वो अर्थ पर आती है। ठीक है, आती है, बिल्कुल आती है। अब सन से कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती है, हार्मफुल रेज भी निकलती है जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। अब ये जो हार्मफुल रेज है अगर डायरेक्टली हमारी अर्थ पर गिरती है तो हम पर भी गिरेगी, है ना, जो हम अर्थ में रह रहे हैं। हमें हमारी अगर स्किन पे डायरेक्टली गिरती है तो हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस में, एनिमल्स में कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एनिमल्स में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स इन हार्मफुल रेडिएशन से हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो लेयर है ओजोन लेयर ये क्या करती है, इन हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है, इन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है या इनको फिल्टर करके नीचे भेजती है हमारी अर्थ पर। वैसे हम इसे हायर क्लासेस में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर जो है हमें इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, चलिए, तो ओजोन इस विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल जाती है। तो ये क्या करती है, इसे एब्जॉर्ब कर ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन में बदल जाती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन ओजोन से अलग है। बिल्कुल, ये हमारा ओजोन है, ऑक्सीजन है और ये हमारा ओजोन है। ठीक है, चलिए, ओजोन के टूटने की प्रक्रिया को एक रासायनिक परिवर्तन माना जा सकता है। तो ओजोन जब टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन में, इसे क्या कह सकते हैं हम, एक रासायनिक प्रक्रिया। ऑफ कोर्स, यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन ही है। यदि ओजोन पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित ना करे, है ना, यानी कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है अगर ये इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करता है तो यह विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगा। इस विकिरण की उपस्थिति हमें और अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ जाएगा, अर्थ पर आने से ये हमें और भी जो जीवित प्राणी हैं उन्हें बहुत सारा नुकसान ये पहुंचा सकता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर हम ओजोन को कह रहे हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल किसका, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, अब बात करते हैं रस्टिंग की प्रोसेस को। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो यह प्रतिक्रिया करता है और इसके ऊपर
लाल रंग का पदार्थ बन जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो आप देख सकते हो, अच्छा इस तरह के चेन्स आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास, कहीं रास्ते में या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा इस तरीके से रस्ट उन पर लग जाता है, जंग लग जाता है। तो कैसे लग जाता है, बहुत लंबे समय तक। अच्छा ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट प्रोसेस ये है, नहीं कि जैसे आज आप कुछ लोहा लेकर के आए हैं, आपने रख दिया है और आज उसमें पानी डाला है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आज ही उसमें जंग लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कि कल भी जंग लग जाएगा, नहीं, ये एक स्लो प्रोसेस है, काफी कम समय में आपको थोड़ा थोड़ा जंग लग के देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है जंग लगने की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और इस तरीके से मेटल को पूरा खराब कर देती है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है, जो पहले हमारा मेटल था, ठीक है, नया था, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं लगाई। जैसे हमारी जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ओजोन, वैसे ही जो मेटल्स हैं उनके ऊपर भी हमें एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगानी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर ये उस पर रिएक्ट ना करें और मेटल जो है जल्दी खराब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा समय तक चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो ये मेटल्स थी, जैसे हमने इन्हें खुला छोड़ दिया काफी समय के लिए, तो ये वाटर के, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन के वाटर के संपर्क में जब आएगी तो धीरे धीरे इन पर इस तरीके से रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये मेटल को पूरा खोखला कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई जंग लगने की प्रोसेस कैसे होती है। चलिए, अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो ये है इसकी पूरी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है, नोट कीजिए, काफी इजी है। 4Fe प्लस O2 3O2 प्लस XH2O gives to Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जंग लगने की प्रक्रिया को समझते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। देखो, ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, अभी हमने रिएक्शन भी देखी। हवा में नमी की अधिक मात्रा जंग लगने की गति को बढ़ा देती है। अगर मॉइस्चर है तो जंग लगने की प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मॉइस्चर है क्या, मॉइस्चर है एयर, एयर में वाटर मिला हुआ है, वाटर कंटेंट है एयर में, तो मॉइस्चर ऑक्सीजन और वाटर को मिल करके ही तो बना है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन वाटर नहीं भी है हमारे पास, सिर्फ मॉइस्चर है, तो भी तो भी जंग लग सकता है। ठीक है, तो भी जंग लगने की प्रोसेस जो है वो होती रहेगी, क्योंकि एयर में ही वाटर कंटेंट है, वो मेटल के सरफेस पर टकराएगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और जंग की प्रोसेस को फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए, इतना पहले आप नोट कीजिए, तो बेसिक सी प्रोसेस थी, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो जंग लगने से कैसे हम बचा सकते हैं, इसके लिए काफी सारी प्रोसेसेस हमारे पास है। ठीक है, तो पहला है तेल लगाना, यानी कि ऑयलिंग करना या ग्रीस लगाना। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके घरों में जो रेलिंग होती है, ठीक, जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो ज्यादातर उनमें जो है लोहे से भी बनी हुई होती हैं, तो उन पर देखो, आपने देखा होगा कि ग्रीस लगाया जाता है कई बार, या उन पर जो है ऑयलिंग की जाती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की एक पतली परत लगाने से वह नम हवा के संपर्क में नहीं आती। मान लो ये हमारा कोई मेटल है,
इसके ऊपर अब हमने क्या कर लिया है, ऑयलिंग कर ली है या ग्रीस की लेयर लगा ली है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर जंग भी नहीं लगेगा। जैसे नेक्स्ट है पेंटिंग, तो सेम ऐसे ही जैसे हम पेंट कर दे इसके बाहर से, तो भी ये क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर लोहे की वस्तुओं जैसे गेट, कुर्सियां, कार, ट्रक, जहाज आदि की बॉडी पर पेंट किया जाए तो यह हवा को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। लोहे से बने जहाज आसानी से जंग खा जाते हैं क्योंकि वे हमेशा समुद्री पानी के संपर्क में रहते हैं, जिससे जंग लगने की गति बढ़ जाती है भले ही उन पर पेंट किया गया हो। तो जैसे जहाज की बात की जा रही है, या अगर हम कोई अन्य वस्तुओं की बात करें जो लोहे से बनी हो, तो उन पर पेंट कर देंगे तो वो काफी समय तक जो है वो जंग को रोकती हैं, जब तक पेंट उनकी जो सरफेस है उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम जहाज की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, पानी के कांटेक्ट में ही रहता है। तो धीरे धीरे जब हम पेंट भी करते हैं तो भी वो जंग खा जाता है। क्यों? क्योंकि पेंट की लेयर निकलती रहती है। अब हर टाइम हम पेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।